बहू, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। ये ख्वाहिश पूरी करूंगी। अब जो कहेंगे मैं वह करूंगी। ख्वाहिश पूरी करोगी? रात को मेरे कमरे में आ जाना बहू। मैं रात को आपके कमरे में आ जाऊंगी, फिर जो आप करना चाहते हैं कर लेना। दिल्ली का एक बूढ़ा व्यक्ति रामशंकर अपने बेटे अर्जुन को रुखसत कर रहा था। अर्जुन को दुबई में नौकरी मिल गई। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत बीवी प्रीति को अपने बाप के हवाले कर दिया। रामशंकर का चेहरा खुशी से लबरेज था। अर्जुन ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, प्रीति का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। रामशंकर ने कहा, बेटा फिक्र न करो, मैं प्रीति को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने प्रीति को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब प्रीति अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो रामशंकर ने कहा, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामशंकर ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। प्रीति ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रामशंकर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उठकर धीरे धीरे प्रीति के पास बैठ गया। उसने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। प्रीति ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है? अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रामशंकर उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर प्रीति की तरफ देखता। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, यह दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। रामशंकर की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थीं। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रीति आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर प्रीति चौंक गई। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रामशंकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनका पांव फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो। वह सीधा प्रीति की बाहों में गिरा और वह दोनों बेड पर गिर गए। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते उठी, दुपट्टा लेकर बोली, पापा, वह क्या था? रामशंकर ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। प्रीति के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूँ। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रीति अपने शौहर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, वही नरमी थी। वह अपनी बातों से अर्जुन को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर अर्जुन को भेजती। वह हंसते हुए अर्जुन को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि रामशंकर खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग उठी थी और उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन प्रीति अपने कमरे में अपने मोबाइल पर व्यस्त थी कि अचानक बाहर से किसी औरत के ठहाके की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकल आई। रामशंकर अपने सामने एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा था। प्रीति ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, ये औरत कौन है? रामशंकर ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या? मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। इन खातून को प्रस्ताव मिलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में एक अजीब शान और सुकून था। यह सब एक चाल थी, जैसे राम शंकर जानबूझकर प्रीति को परेशान कर रहा हो। प्रीति के दिल में गुस्सा उठ गया, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। प्रीति के दिल में एक तूफान बरपा था। वह नहीं चाहती थी कि रामशंकर दोबारा शादी करे, क्योंकि वह रामशंकर की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। रामशंकर की शादी हुई तो सारी दौलत नहीं, बीवी के नाम हो जाएगी और प्रीति के हाथ खाली हो जाएंगे। यह खौफ उसे रात की खामोशी में रामशंकर के कमरे में ले आया। वह दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। रामशंकर बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन वह खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। प्रीति धीरे से अंदर आई।
उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? रामशंकर ने खामोशी से सिर हिलाया। प्रीति ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और अपने सिर की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना सिर रामशंकर के सीने पर रख दिया। रामशंकर के जिस्म में हल्की सी कंपी थी। उसने घबरा कर कहा, बहू ये क्या कर रही हो? प्रीति ने मीठी आवाज में कहा, पापा मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामशंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उसने प्रीति को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रामशंकर धीरे से उठा। उसके कदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा प्रीति के कमरे में गया और वहां तलाश करने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे राज की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदान रखा हुआ था। रामशंकर ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। वह खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन प्रीति रामशंकर को हंसाने की कोशिश करती। कभी वह उसका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी उसके गले में बाजू डालकर उससे मुस्कुरा कर बातें करती। लेकिन अब रामशंकर हिचकिचा रहा था। उसकी नजरें प्रीति से मिलती, मगर वह फौरन मुंह फेर लेता, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान था। प्रीति उसकी ठंडी बेहिसी में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात प्रीति के कमरे से उसे दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। वह आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि रामशंकर जो अपने कमरे में टहल रहा था, यह सुनकर प्रीति के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी हुई आवाज में कहा, बहू क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जैसे उसे मालूम हो कि यह सिसकियां कोई मामूली बात नहीं। प्रीति बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी सरगोशियां मजीद बुलंद हो गई थीं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने सरगोशी की, पापा आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं रही, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज दर्द और इल्जाम से भरी हुई थी। रामशंकर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल खामोशी से भर गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और प्रीति से कहा, बहू बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? प्रीति ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन उसके रोने को और भी तेज कर दिया। पापा मुझे सुबह से मतली आ रही है, मैं गर्भवती हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? रामशंकर डर गया। बहू ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, आप गलती पर हैं। उसकी आवाज साफ थी, मगर प्रीति ने उसे बीच में रोक लिया। पापा मुझे लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुमने कमरे में वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। प्रीति की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। यह ड्रामा अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रामशंकर डर गया। वह अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा, फिर प्रीति की तरफ मुतवज्जो हुआ और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप जो कहेंगे वही होगा। उसकी आवाज में अब कबूलियत की एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को न हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। प्रीति ने अपने आंसू पोंछते हुए राम शंकर के कंधे पर सिर रखा और कहा, ठीक है ससुर, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा सदमा हुआ कि प्रीति का सारा जिस्म कांप गया। रामशंकर घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत खातून भी थी, जिसने दुल्हन जैसा लिबास जेबे तन किया हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। प्रीति ने यह मंजर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, पापा वह कौन है? रामशंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू वह मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ, आज से वह तुम्हारी सास है। प्रीति को हैरत हुई, वह सोच में गुम थी। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह नरम मगर सख्त लहजे में बोली, पापा मेरे कमरे में आ जाइए, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रामशंकर प्रीति के कमरे में पहुंचा तो वह गुस्से में पागल हो रही थी। कहने लगी, पापा आपने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। रामशंकर ने नरम लहजे में कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इसलिए शादी की है कि ये औरत आपकी सेवा करेगी। अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा।
वह सारा काम करेगी, आप और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। यह सुनते ही प्रीति का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन प्रीति को क्या मालूम, उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो उसे तबाही के दहाने पर ले जाएगा। रामशंकर की नई बीवी, जो इस घर की लौंडी से ज्यादा कुछ नहीं थी, प्रीति के पांव की मालिश करती, उसके सिर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। प्रीति को लगा जैसे वह अपनी चालाकी पर जीत गई हो। प्रीति को ऐसा लगा जैसे उसने राम शंकर की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में ले ली हो। लेकिन राम शंकर के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में हैरत और छुपा गुस्सा था, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। राम शंकर अब प्रीति से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों की ठंडक, उसके रवैये की बेहिसी सब प्रीति को छूने लगी। उसे लगा कि उसकी तमाम हरकतें अब बेअसर हो गई हैं। राम शंकर की बेहिसाब दौलत और ताकत उसके हाथों से फिसल रही थी। एक दिन जब राम शंकर अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था तो प्रीति ने उन्हें तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जहर था। पापा, ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं, क्या तुम्हें वह वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? रामशंकर ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, प्रीति, मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और कांपते हाथों से अपने शौहर अर्जुन को बुलाया। उसकी आवाज सरगोशियों और गुस्से से भरी हुई थी। अर्जुन, तुम जहां भी हो फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई है। उसकी आवाज टूट रही थी। आपके वालिद, उसने मेरे साथ वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे कबूल कर लिया। अर्जुन, उसने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा है ताकि वह मुझे पीछे से ले आए। जैसे अर्जुन के कानों में बिजली पड़ी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कह रही हो प्रीति? बाप ऐसा नहीं कर सकता, झूठ मत बोलो। प्रीति ने गहरा सांस लिया और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूँ, खुद ही देख लें। उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो खोली जिसमें वह रामशंकर के साथ कमरे में थी। उसका सिर उसके सीने पर पड़ा था। वही वीडियो जो उसने चुपके से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। वह वीडियो अर्जुन की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थी। उसने वीडियो भेजी। अर्जुन ने जैसे ही वह वीडियो देखी तो उसका दिल फट गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उसने कांपते हाथों से प्रीति को दोबारा बुलाया। प्रीति, मेरी जान, फिक्र न करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो मेरे प्यारे। अर्जुन की यह बात सुनकर प्रीति की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक नजर आई। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। यह सिर्फ रोशनी की एक चिंगारी थी जो हर चीज को उड़ा देगी। रामशंकर, उनकी अहलिया और प्रीति खाने की मेज पर नाश्ता कर रहे थे। कमरे में खामोशी थी। रामशंकर के चेहरे पर सोच की तहें छाई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक तेज, दिल धड़कने वाली आवाज। प्रीति की सांस रुक गई। रामशंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी फिर बजी। रामशंकर ने उठकर दरवाजा खोला। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारी सुलग रही थी। प्रीति उछलकर उठ खड़ी हुई। वह भागकर अर्जुन के गले लग गई। वह जोर जोर से रोने लगी। रामशंकर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वह अपना जुमला पूरा करता, अर्जुन फट पड़ा। उसने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं हैं, आप एक हैवान हैं। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, तुमने उसकी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। रामशंकर जमीन पर गिर गया। कुछ लम्हों के बाद वह उठा, गहरा सांस लिया और सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा, मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। रामशंकर ने अपनी जेब से एक पुराना मुहरबंद खत निकाला और कुछ तस्वीरें अर्जुन के हाथ में थमा दी। यह खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो। आपकी बीवी इज्जतदार औरत नहीं है और यह वह सच है जो उसने मुझे बताई थी। अर्जुन की आंखों में हैरत थी। उसने तस्वीरें देखी। प्रीति अजीब सी जगह रंग बिरंगे कपड़ों में यूं मुस्कुरा रही थी जैसे वह उसके कारोबार की मालिका हो। अर्जुन का दिमाग भटक गया। बाप, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रामशंकर ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा बताओ, जब आप दुबई में थे तो प्रीति
ने आपको कितनी बार फोन किया था? उसने कितनी बार वीडियो भेजी? अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और कहा, अब्बा, उसने सिर्फ 1 या 2 बार फोन किया था। वीडियो? नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। रामशंकर मुस्कुराया। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। वो उठकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक खूबसूरत फूलों का बर्तन ले वापस आया। हाओ, ये फूलों का बर्तन नहीं बेटा, इसमें एक खुफिया कैमरा था जो मैंने प्रीति के कमरे में लगा रखा था। रामशंकर उठा, फोन निकाला और वीडियो चलाई। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। वीडियो में प्रीति का कमरा था। रात में खामोशी थी। खिड़की से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अचानक एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। प्रीति ने उसे देखा और गले लगा लिया। फिर वह दोनों बेड पर लेट गए। अर्जुन की सांस रुक गई। वीडियो में ये मंजर बार बार नजर आ रहा था। प्रीति और लड़का एक दूसरे में खो गए। दुपट्टा हवा में तैर रहा था। ऐसी तस्वीरें देखकर अर्जुन का दिल फट गया। राम शंकर ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा यह प्रीति उसी आशिक से बात करती थी, उसे प्यार भरे मैसेज करती थी। वह अपने कपड़े बदलती और गंदी वीडियोस बनाकर उसे भेजती और बहाना करती कि वह तुमसे बात कर रही है। फिर उसने कहा कि मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत औरत से फर्जी ताल्लुक बनाया ताकि इसे हकीकत का पता चल सके। अगर वह इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती, मेरे कमरे में ना आती, मेरे साथ न सोती। लेकिन पैसों के लालच ने इसे अंधा कर दिया। उसने एक और चौंका देने वाला राज खोल दिया। और मेरी बीवी कोई आम बीवी नहीं बल्कि एक लेडी डॉक्टर है। जब प्रीति ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा उसके साथ अफेयर है तो मैंने इस डॉक्टर को अपनी जाली बीवी बना कर घर ले आया। उसने प्रीति का इम्तिहान लिया और साबित कर दिया कि यह सब झूठ है। प्रीति ने यह ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रचा था ताकि वह मेरी जायदाद हथिया सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे मगर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने उठकर मुड़कर प्रीति को जमीन पर थप्पड़ मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। गंदी, बेशर्म, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया था और तुमने मेरे साथ ये किया। प्रीति की जबान मुंह में अटकी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रहे, कहीं जैसे उसका सारा ड्रामा बर्बाद हो गया हो। अर्जुन चिल्लाया, अब्बा, फौरन पुलिस को बुलाओ और इस औरत के हवाले करो। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। रामशंकर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुलिस को बुलाएं तो पूरे घर और मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी। हमें शोहरत नहीं चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि वह इस गंदगी में अपने कोठे में वापस चली जाए। कमरे में खामोशी थी, जैसे किसी काले दर्जी ने रस्सी पकड़ ली हो। अर्जुन की नजरें बदल चुकी थीं। रामशंकर की ठंडी मुस्कुराहट मुतमिन थी और प्रीति बस बेबस खड़ी थी, टूटी हुई, बर्बाद। अपनी मर्जी की जिंदगी जियो और मेरे घर से भाग जाओ। जाओ और तुम्हारा आशिक अपना कारोबार करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम्हें दिया, ये मेरी गलती थी। प्रीति ने फर्श पर बैठकर अर्जुन की टांगें पकड़ ली। अर्जुन, तुम ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अर्जुन ने ऊंची आवाज में 3 बार कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। और प्रीति को धक्के देकर घर से निकाल दिया। दरवाजा मजबूती से बंद किया। फिर अर्जुन ने अपने वालिद रामशंकर को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। रामशंकर ने रोते हुए कहा, बेटा ये ठीक है, यह एक बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी आंख खुल गई। मैंने तुम्हें दुबई भेजा क्योंकि तुम इस औरत की झूठी मोहब्बत में पागल हो चुके थे। जब आप यहाँ थे तो ये सच कभी सामने नहीं आ सकता था। ये धोखा, ये झूठ भूलने में वक्त लग सकता है। खत्म। अंत में कॉल टू एक्शन। अगर आपको